वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम दैट इज़ प्रेसिडेंट. एक चीज़, ये ऑर्डर जो लिखा हुआ जो निमोनिक मैंने बताया था, रा पा जा हाय सारी, सो ये जो निमोनिक, ये वाइस प्रेसिडेंट विद द प्रेसिडेंट जो हमारे टॉप 10, इसको वाइस प्रेसिडेंट तौर पे रख. ठीक है. हालांकि पीपल वेंट ऑन टू बिकम प्रेसिडेंट एज वेल, बट ये जो करेक्ट ऑर्डर है, इस ऑर्डर इज़ एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आज प्रेसिडेंट थे हम लोग. अब ये जिस सिर्फ मैंने मोटिवेशन के लाइक पर मंथ, ठीक है, और ये आर्टिकल 53 का देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऐसा कुछ लिखा होगा. नाउ आर्टिकल 160 की बात करें तो प्रेसिडेंट में टेक सच प्रोविजंस एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर इन एनी कॉन्टिजेंसी. ठीक है. तो ये भी आप एक कर सकते हो कि हाउ प्रेसिडेंट एक्सर्साइज कंट्रोल ओवर द 160 ज़रूर याद रखना चाहिए. मे मेक सच प्रोविजंस फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कॉन्टिजेंसी. तो ये याद रखना पड़ेगा. और this is one of the ways president exercises control over the state through the governor by making such provisions at times of contingency which are to be followed for the discharge of duties of the governor of that particular state in which the contingency had occurred. Now, President Dr. Rajendra Prasad used absolute veto in 1954 on advice of Council of Ministers over PEPSU Appropriation Bill 1954. हमने बताया था कि इंडियन प्रेसिडेंट एन्जॉयज़ ऑब्सल्यूट एज वेल एज पॉकेट वीटो, और पॉकेट वीटो तो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी एन्जॉय करता है, बट वहाँ पे डेडलाइन होती है 10 डेज़ की. यहाँ पे ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है. पॉकेट वीटो कैन बी एक्सरसाइज इन डेफिनेटली. दूसरी तरफ एक और टाइप ऑफ वीटो होता है इंडियन प्रेसिडेंट्स के पास, दैट इज़ ऑब्सल्यूट. तो इसको इस्तेमाल किया था फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, एंड दैट वाज इन 1954 on the advice of Council of Ministers over the PEPSU Appropriation Bill. PEPSU Appropriation Bill खिलाफ जाके absolute veto इस्तेमाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद as the president 1954 में. Then President ज्ञानी ज़ैल सिंह used pocket veto in the Indian Post Office. तो ये examples बहुत important है. जब जैसे में कोई आंसर लिख रहे हो and you're explaining about the discretionary powers of the president, तो या नॉट डिस्क्रेशनरी, इन जनरल द पावर्स, वहाँ पे तुम ऑब्सल्यूट और पॉकेट वीटो के बारे में समझा रहे हो, तो फिर एक एक एग्जांपल देने से बहुत एनरिच हो जाए. तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 1954 में ऑब्सल्यूट वीटो बता देना पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल के खिलाफ, और यहाँ ज्ञानी जैल सिंह का जो एक्सरसाइज ऑफ पॉकेट वीटो था इन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1980. ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिर्फ ये नाम इंपॉर्टेंट है. पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल, ऑब्सल्यूट वीटो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल ज्ञानी जैल सिंह, और पॉकेट वीटो. ठीक है. देन प्रेसिडेंट्स डिस्क्रेशनरी पावर्स हम बात ही कर रहे थे, और अभी आगे देखो क्या है ये. डिसॉल्विंग लोकसभा व्हेन इट हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस. बाय द वे, dissolution of Lok Sabha or the lower house is a feature of which is exclusive to the parliamentary system of democracies. तो ये याद रखना कि dissolution of Lok Sabha is a feature of presidential या फिर parliamentary forms of government. तो the answer will be parliamentary form of governments. Now dissolving Lok Sabha when it has lost confidence, ये president का discretionary power है. Then delaying the assent of bills by way of pocket veto, जो कि मैंने बताया ऊपर ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पे एक्सरसाइज किया था. देन रिटर्न अ बिल विद ऑब्जेक्शंस टू द लोकसभा या राज्यसभा, वो भी उसकी डिस्क्रेशनरी पावर है. अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो गवर्नमेंट सिक्योर्स अ क्लियर मेजॉरिटी, वो भी उसका पावर है. देन आस्क प्राइम मिनिस्टर फॉर सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर से कोई भी एडवाइस ले सकता है. ठीक है. नाउ डोंट कंफ्यूज दिस विद आर्टिकल 78 में इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट. यहाँ पे ये चीज़ अलग है. सो आर्टिकल 78 इज़ डिफरेंट. नाउ आर्टिकल 76, आर्टिकल 148 एंड आर्टिकल 155 की बात करें. सो ये जो है देखो फेमिलियर आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल 148 इज़ द CAG एंड आर्टिकल 76 इज़ द अटॉर्नी जनरल एंड आर्टिकल 155 इज़ द गवर्नर. तो इन तीनों को ही कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ठीक है. देन और बहुत ही हाई ऑफिशियल्स हैं, अटॉर्नी जनरल, CAG, गवर्नर, तीनों के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं. देन आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट कंसल्ट्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बट एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. Also, the pardoning powers of the president under Article 72 are his executive power and judicial power. Powers of the president under 72 are his executive power, not judicial power. Then President of India, इनका नेचर ऑफ जो ऑफिस है, दिस इज़ टाइटुलर एंड de jure प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल. ये चार कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है. द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन कैरेक्टराइज्ड these keywords: टाइटुलर, de jure, constitutional as well as nominal. Right.
देन आर्टिकल 310 की बात करें, सो मैंने बताया था ये आर्टिकल 308 से मेरे ख्याल से क्या स्टार्ट हो जाता, सर्विसेज, दैट इज़ पार्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 308 से 323 तक पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो अब तुम बताओ आर्टिकल 310 विल बी डीलिंग विद व्हाट, डीलिंग विद सर्विसेज, मे बी ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो यूपीएससी क्रैक करके या जो भी यूनियन की सर्विसेज होती हैं, जैसे मेंबर्स ऑफ डिफेंस हो गए, या सिविल सर्विस या ऑल इंडिया सर्विस हो गया ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये लोग प्रेसिडेंट प्लेजर पे काम करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। तो कोई भी IAS IPS IFS उनका रेजिग्नेशन वगैरह फाइनली प्रेसिडेंट साइन करके देता है, तब अप्रूव होता है, ठीक है। सो ये आर्टिकल दैन 281, 159 एंड 338। अब देखो जो है फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को से जुड़ा है, और 151 की रिपोर्ट से जुड़ा है, ये NSC की रिपोर्ट से। दीज 3 आर्टिकल, एक ये ट्रायड बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये ट्रायड। सो वाइल मेकिंग he appoints attorney general as well as governor, then he has the power to consult Supreme Court of India for furnishing, but then Supreme Court but the information request जो जाती है Supreme Court में, the Supreme Court is not bound to or tender such advice, but if it is a pre-constituted then उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, देन ही हैज़ सर्टेन पार्डनिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 72। फिर मैंने ये बता दिया, 310 बता दिया, और ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को टेबल करता है प्रेसिडेंट, देन CAG की रिपोर्ट को टेबल करता है प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट, उसी तरह से रिपोर्ट को टेबल करता है प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। इज 281, 151 एंड नाउ प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेनेट ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। वो तो प्रेसिडेंट्स एड्रेस साल में 2 बार, साल में नहीं मतलब 2 इंस्टेंसेस, एक बार न्यू हर साल के पहले सेशन। तो ये दोनों चीज प्रेसिडेंट्स एड्रेस बोलते हैं। नाउ आर्टिकल 111 की बात, प्रेसिडेंट्स पावर टू, ठीक है। फिर आर्टिकल 85 के बारे में, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सो दैट इज गिवन इन आर्टिकल 85, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और ये था डिस्क्रेशनरी पावर, उसमें हमने देखा था डिसॉल्विंग लोकसभा when it has lost confidence of the house, so that is also a discretionary power of the president. And 85 में लिखा है कि on the advice of council of ministers the president can dissolve the Lok Sabha। तो फिर 87 पे देखते हैं। तो अभी हमने 239 और 240 तो हमने देख, how president has certain discretionary powers, वो हमने देखा था। उसमें क्या था, वही सब था ना, हैदराबाद और कर्नाटका के कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के डेवलपमेंट, कुछ प्रोविजंस बनाने की पावर एक्सक्लूसिवली प्रेसिडेंट को दी गई। तो उसमें 6 रीजन आते, दैट वाज गिवन इन आर्टिकल 240। उसी तरह से ठीक है। फिर यहाँ पे हमने बताया 3 अपॉइंटमेंट्स करता है, 6, 148, 155, इन रिपोर्ट्स को टेबल करता है, दैट इज़ 281, 151। और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पावर टू विदहोल्ड अ बिल, हम 111, और ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स ही कैन डिसॉल्व द लोक सभा, सो दैट इज़ 80। और एक और चीज़ थी, मैंने ऑब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो के बारे में बताया था और उसके एग्जांपल्स। देन आर्टिकल 87 भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस दैट दिस इज़ द 2 सिचुएशंस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे प्रेसिडेंट खुद का एड्रेस, एंड ये इसको जॉइंट सिटिंग की तरह से ट्रीट मत करना, दैट इज़ नॉट राइट। फिर आर्टिकल 54 की बात करें, सो ये प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक, प्रेसिडेंट्स का इलेक्टोरल कॉलेज। अच्छा, बाय द वे देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, सॉरी 53 और 160 at times of certain contingent the president can make certain provisions which are to be by the governor, तो that is given in article। फिर 87 में मैंने president's address, और 85 में मैंने the president can dissolve the laws on the advice of council minister, और 54 में electoral college of the president। अब ये क्या है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट में all the members of the parliament था nominated और ठीक है, यहाँ पे क्या है कि elected members of the parliament only elected member, फिर elected members of the state only not nominated, then elected members of the state legislature of Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir। तो यहाँ पे 3 चीज, elected members of the state of all the state of India and elected members of the union territories of Delhi, Puducherry and Jammu Kashmir, given in article 54। Then president's election cannot be postponed on the grounds electoral colleges, that is very important। If the chief minister of a state is a member of the upper house of the state legislative council, he is not entitled to vote in the election I'm telling you once again, if the chief minister of a state is member of the upper house in the state legislative council, he is not entitled to vote in the election of the president, of course he will not। यहाँ पे क्या लिखा है, SLA, that is state legislative assembly का member होना चाहिए, not state legislative council। तो ये तो obvious है। ये point देखो कि president's election cannot be postponed
ऑन द ग्राउंड्स दैट इलेक्टोरल कॉलेज इज़ इनकम्प्लीट, वो पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। और प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन होती है 35 LOC वेयर नीड नॉट बी सिटीजनशिप बाय बर्थ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। 35 LOC, he minimum 35 years of age, he should have qualifications to become member of Lok Sabha, he should not hold any office of profit and he should be citizen of India। बट सिटीजनशिप जो होती है नीड नॉट बी बाय बर्थ, किसी नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन वगैरह से भी अगर सिटीजन बनाए तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एक फॉर्मूला है जैसे वैल्यू ऑफ अ वोट ऑफ एम, सो जैसे पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट देख लो, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट क्या होती है और उसको तुम उसको डिवाइड कर दो। जैसे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 20 करोड़ है, उससे ज़्यादा ही है, राउंड में 20 करोड़ मान लो यहाँ पे। फिर डिनोमिनेटर में क्या लोगे, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पे कितने हैं उत्तर प्रदेश में के विधानसभा में कितनी सीट, तो यहाँ के विधानसभा में 403 सीट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 20 करोड़ डिवाइडेड बाय 403 कर दिया उत्तर प्रदेश के एग्जांपल में, इनटू 1/1000। तो उससे क्या आएगा, उससे आएगा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MLA, ठीक। तो ये फॉर्मूला, MP और MLA कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, विल हैव टू रिलिंक्विश हिज सीट एज सून एज, तो ये तो ऑब्वियस है। देन 57 टॉक्स अबाउट द री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला मैं फिर से बता दे रहा हूँ, द फार्मूला इज मतलब पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द विधानसभा इनटू 1/1000। अब ये 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 19 इट प्रोवाइडेड फॉर इंक्लूजन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ NCT दिल्ली, UT ऑफ पुडुचेरी इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी मैंने यहाँ बताया ना कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट इज गिवन इन 54, हिज री इलेक्शन इज गिवन इन 57। तो ये जो 54 में दिया है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे, मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगे और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। तो ये जो तीसरा ब्रैकेट में मैंने बोला है, दिस वाज एडेड थ्रू एन अमेंडमेंट। And what was that amendment? 70th Amendment 1992. So that provided for the inclusion of members of legislative assemblies of Delhi and Puducherry, और अब तो फिर जम्मू कश्मीर भी आ चुका है इसमें। तो ये याद रखना है, 70th Amendment 99। The doubts and disputes of election to the president is heard only by the Supreme Court of India, and VV Giri appeared before the Supreme Court of India under an election dispute to his presidentship nature। अभी तक सिर्फ यही गए। Now the bench was headed by Justice SM Sikri, ठीक है, Justice SM Sikri के द्वारा हेड किया गया था। हम आर्टिकल 58 की बात करें तो एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है 35 LOC, ठीक है। Then his nomination must have 50 proposers and 50 seconders and 15,000 rupees security forfeited if he fails to get 1/6 of the total votes polled. Now tenure is 5 years from entering office। 61 talks of impeachment, and यहाँ पे जो grounds दिए हैं impeachment के, वो the only ground that is mentioned for president's impeachment is violation of the constitution। No president has been impeached so far, ये important। And impeachment can be started in either house, and impeachment can be started by either house। Now vacancy means vacancy का मतलब होता है death, resignation या removal, while absence is due to illness or other reason। तो vacancy is like a more long term word which is caused due to death removal or resignation is due to illness or other reason। So vice president takes over if he is vacant, if he is vacant then CJI takes over, right? Then Article 62 subclause 2 says that vacant post of president should be filled within 6 months from the date of such vacancy। This also means that vice president can become president for maximum of 6 months in case of a vacant post। तो इस आर्टिकल से हमें दो बातें पता चल रही हैं। The vacant post of the president should be filled within 6 months from the date of such vacancy, and also that vice president can become president for maximum 6 months in the case of vacant post, right? Then Article 77 में conduct of business के बारे में दिया है, and all that shall be done in the name of। Article 108 में joint sitting के बारे में। Article 123 is ordinance making power of the president। These have to be passed when house meets again within 6 weeks from reassembly। 6 week है ordinance making power, these have to be passed when house meets again within 6 week। अच्छा, ये दूसरी बात लिखी है, तो ये कह रहा हूँ कि उस ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाने के लिए जो लिमिट दी गई है वो दूसरी चीज़। मान लो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने पास किया और उसके 1 महीने बाद सेशन में आते हैं लोग, मंत्री बैठते हैं अपना। अब उस डेट ऑफ मीटिंग से 6 हफ्ते के अंदर उस क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस को एक्ट में बनाना ज़रूरी है 6 हफ्ते में, आफ्टर द डेट ऑफ मीटिंग। सो फिर आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर मैंने बताई, तो इसमें जो है सस्पेंड, रेमिट, रेस्पाइट, रिप्राइव और कॉम्यूट, तो ये 5 हैं, 5 पार्डनिंग पावर्स होते हैं, सस्पेंड, रेमिट, respite, reprieve और commute, right? Then 42nd and
42nd and 44th Constitutional Amendment Act regarding advice by Council of Minister is binding on the President. तो ये तो बाइंडिंग है करंटली. और 42nd मतलब हाँ ये इसमें ये लिखा था कि 42nd में तो स्टार्टिंग में लिखा था बिल्कुल ही प्रेसिडेंट को सुनना पड़ेगा. और 44th में एक ये लिखा था कि प्रेसिडेंट एक बार वापस भेज सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर देयर रिकन्सिडरेशन. अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विदाउट चेंजिंग एनीथिंग अगेन प्रपोज कर देते हैं सेम रिकमेंडेशन तो प्रेसिडेंट्स बाउंड टू एक्सेप्ट दैट इंफॉर्मेशन या जो भी है सजेशन. तो ये यही बात लिखी है आर्टिकल्स not article this was changed by the 44th amendment, right? So then vice president who became president, तो इसमें राधा कृष्णन, जाकिर, वीवी गिरी, हिदायतुल्लाह, जट्टी, वेंकटरमन, शंकर दयाल, KR नारायण, सारे ही तो हो गया. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो केवल एक ही तो नहीं हुआ यहाँ. वहाँ मैंने ये जो मैंने पढ़ा था 9 प्रेसिडेंट्स यहाँ देखे थे मैंने, केवल एक पाठक है नहीं, हाँ मतलब पाठक है जो नहीं है, क्योंकि हमने शंकर दयाल यहाँ पे देखो ना, शंकर दयाल और KR नारायण. ठीक है, तो ऑर्डर वही है, बस उसमें से पाठक निकाल लो. तो देखो सेकंड प्रेसिडेंट हमने वहाँ क्या पढ़ा था, राजा. सो दैट इज़ ये रा से कृष्णन, जा से हो गया जाकिर. उसके बाद हमने पढ़ा था राजा, फिर हमने देखा था पाठक, तो मैंने पाठक निकाल लिया. और जा, तो जा से क्या था, जा से ये जा से जट्टी थे, तो पाठक और जट्टी निकाल लो. पाठक और जट्टी निकाल लिया. तो फिर उसके बाद क्या आते हैं, पा जा के बाद हाई मीन्स हिदायतुल्लाह नहीं, जा है तो यहाँ जा है, तो राधा कृष्णन केवल पाठक, तो राजा पाठक हटा दिया, जा से जट्टी, फिर हाई, फिर वेंकट हो गया, और शंकर हो गया, और KR हो गया. तो केवल आपको यहाँ से पाठक मिलना है टॉप 9 में, तो आपको वो मिल जाएगा, उनके नाम मिल जाएंगे जो वाइस प्रेसिडेंट्स भी थे और बाद में जाके प्रेसिडेंट भी बन गए थे. ना राजेंद्र प्रसाद बिहार से ताल्लुकात रखते थे. ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट and he remained president for 3 terms, still important factor. Then similarly Neelam Sanjeeva Reddy 1977 to 82 was the president elected unopposed and had previously served as 3 times Lok Sabha speaker. ये 3 times Lok Sabha speaker रह चुकी हैं, और ये 77 से 82 में president जब बनी थी तो unopposed बनी थी. नीलम संजीवा रेड्डी 1977-82 elected president unopposed and had previously served as 3 times लोक सभा स्पीकर. ठीक है, राष्ट्रपति भवन जो है ये अर्स्टवाइल वाइसरॉय हाउस है, अर्स्टवाइल वाइसरॉय हाउस टिल 1947. इसके आर्किटेक्ट एडविन लाइटन. इसके बाद ये है राधा कृष्णन, सेकंड प्रेसिडेंट है, इनको फिलोसफर किंग भी बोला जाता है. और अब देखो यहाँ हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया, संजीवा रेड्डी 1977-8 बीइंग अनअपोज्ड बनी थी और 3 बार लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं. अच्छा, वीवी गिरी को अगर हम देखें, इनकी प्रेसिडेंटशिप देखें तो ये 69 में आए थे, और इनसे पहले इमीडिएटली पहले जाकिर हुसैन आ गए थे, और फ़खरुद्दीन 74 में आ गए थे, और अब्दुल कलाम तो 2002 में आ गए थे. तो क्या याद हो गया, शॉर्ट टर्म में तो याद हो गया है, बट बार बार रिवाइज. नीलम संजीवा रेड्डी हमने पढ़ा 1970. फिर संजीवा रेड्डी कौन थे, तो फ़खरुद्दीन, और वो 74. तो ये दोनों हो गए, फ़खरुद्दीन 74 से 77 और नीलम संजीवा रेड्डी 1977 से 82. फिर अब्दुल कलाम 2002 हो गए, 1969 हो गए, और इमीडिएटली पहले जाकिर हुसैन. ठीक है, तो ये याद कर लो कि ही सर्व्ड टिल डेथ. देन द सिस्टम ऑफ भारत रत्न वॉज स्टार्टेड इन 54, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया. और जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ 1954 में, तो उसी साल किन को मिला, राधा कृष्णन को मिला, राजगोपाल सरी को मिला, और रमन को मिला. RRR 1954 भारत रत्न. ठीक है. देन वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ये एक बात याद रखनी है. एंड आर्टिकल 361 clause 4 says that civil proceedings can be instituted against the president or governor. मतलब only civil proceedings can be instituted against president or governor during his term after 2 months of prior written notice. 2 months of prior written notice. तो 361 सब clause 4 में ये बात लिखी हुई है. और आर्टिकल 60 ये बात हमको प्रेसिडेंट को ओथ कौन देता है, CGI देता है. दिस इज रिटन इन आर्टिकल 6. ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं अगले